आईपीएल के 19 साल के इतिहास में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि कोई इतनी बड़ी टीम अपने शुरुआती 5 मैच लगातार हार गई हो। आज के इस डीप डाइव में हम इसी ऐतिहासिक संकट को डिकोड करने वाले हैं। और वो भी एक ऐसी फ्रेंचाइजी के साथ जिसके पास 3-3 ट्रॉफियां हैं। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो स्पोर्ट्स एनालिटिक्स रिपोर्ट्स, पिच डेटा और हिस्टोरिकल मैचअप्स के दस्तावेज हैं, उनके आधार पर हम समझेंगे कि कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ असल में हो क्या रहा है। पॉइंट टेबल में 10वें नंबर पर बैठी ये टीम एक फ्री फॉल का शिकार है और अब वो एक ऐसे पहाड़ से टकराने जा रही है जिसका नाम है गुजरात टाइटंस। एकदम सही। एक तरफ अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में एक डूबती हुई कश्ती है और दूसरी तरफ शुभमन गिल की अगुवाई में एक ऐसी टीम जो पूरी तरह से विनिंग मोमेंटम की लहर पर सवार है। और दोनों टीमों का माइंडसेट इस वक्त एकदम अलग है। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि क्या केकेआर इस भयंकर फ्री फॉल को रोक पाएगी या फिर टॉस का सिक्का उछलते ही मैच का फैसला हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 3 बार की चैंपियन टीम का इस तरह बिखर जाना, मतलब ये सिर्फ खराब फॉर्म का मामला तो नहीं लगता है ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये हार का सिलसिला मैदान पर दिखने वाली गलतियों से कहीं ज्यादा ड्रेसिंग रूम की साइकोलॉजी से जुड़ा है। अच्छा, मतलब मेंटल प्रेशर ज्यादा है। हाँ, देखिए, जब कोई टीम लगातार 5 मैच हारती है ना, तो हारने की आदत एक वायरस की तरह फैलने लगती है। हर खिलाड़ी के दिमाग में एक सेल्फ डाउट आ जाता है। राइट, कॉन्फिडेंस पूरी तरह गिर जाता है। वही तो, गेंदबाज अपने रनअप पर दौड़ते हुए सोचने लगता है कि कहीं वो छक्का ना खा ले, और जो बल्लेबाज है वो क्रीज पर एक डिफेंसिव मानसिकता के साथ उतरता है। और टी20 में डिफेंसिव होना मतलब कि आधी लड़ाई तो पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही खत्म हो चुकी है। गुजरात टाइटंस के पास ठीक इसके विपरीत वो मोमेंटम है जो उनके हर रिस्क को रिवॉर्ड में बदल रहा है। मैं देख रही हूँ कि उनका अप्रोच एकदम फियरलेस है। लेकिन अगर हम इस मानसिक पहलू को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें और उस मैदान की बात करें जहां ये मुकाबला होना है, तो समीकरण और भी पेचीदा हो जाते हैं। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहां की पिच तो हमेशा से एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है। हाँ, और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि वैसे तो यहाँ की सतह लाल और काली मिट्टी का मिश्रण है, लेकिन इस मैच के लिए स्पेशली काली मिट्टी वाले ट्रैक का इस्तेमाल होने वाला है। ओह, तो मतलब काली मिट्टी। हाँ, मेरे हिसाब से ये पिच तेज गेंदबाजों के लिए एक ऐसे हाईवे की तरह है जहाँ कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। यहाँ सिर्फ बल्लेबाजों की गाड़ियां पूरी रफ्तार से दौड़ेंगी। हाईवे तो है, पर ये काली मिट्टी ही इस मैच का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होने वाली है। वो कैसे? देखिए, काली मिट्टी एक बेकिंग ओवन की तरह काम करती है। दोपहर का तापमान 40 डिग्री तक जाने वाला है और इस भयंकर गर्मी में ये मिट्टी ईंट की तरह सख्त हो जाएगी। तो इसका गेम पर क्या असर पड़ेगा? इसका सीधा वैज्ञानिक प्रभाव ये होता है कि जब गेंद पिच पर गिरती है तो सतह उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा को सोखती नहीं है। ओह, तो मतलब बॉल सीधा बैट पर आती है। बिल्कुल, गेंद पूरी ताकत और रफ्तार के साथ वापस उछलती है। जोस बटलर और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज जो टाइमिंग और बैकफुट गेम पर निर्भर करते हैं, उनके लिए ये ट्रू बाउंस किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। अगर पिच इतनी सख्त है और उछाल बहुत ज्यादा है, तो क्या ये तेज गेंदबाजों के लिए फायदेमंद नहीं होना चाहिए? वो भी तो इस गति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन इसमें एक पेच है। क्या पेच है? तेज गेंदबाज को सिर्फ उछाल से विकेट नहीं मिलते, उसे लैटरल मूवमेंट यानी सीम या स्विंग की भी जरूरत होती है, और इस काली मिट्टी की सूखी और सख्त पिच पर सीम मूवमेंट लगभग शून्य हो जाता है। अच्छा, तो गेंद बस सीधी रहती है? हाँ, गेंद सीधी रहती है और अनुमान के मुताबिक बल्ले पर आती है। बिना मूवमेंट की गति बल्लेबाज के लिए सिर्फ एक एक्स्ट्रा पेस का काम करती है, जिसे वो आसानी से बाउंड्री पार भेज सकता है। समझ गया। और अगर मौसम के डेटा पर नजर डालें तो एक और दिलचस्प बात सामने आती है। अहमदाबाद में ह्यूमिडिटी कम रहने वाली है। राइट, जिसका मतलब है कि शाम के मैचों में जो ओस का खौफ रहता है वो आज कम होगा। हाँ, अक्सर ओस के कारण टीमें आंख बंद करके पहले गेंदबाजी चुनती हैं, लेकिन कम ह्यूमिडिटी का मतलब है कि ओस का प्रभाव काफी सीमित रहेगा। और यही वो बिंदु है जहां कप्तानों की रणनीति की असली परीक्षा होगी। अगर ओस का खतरा नहीं है तो टॉस जीतने वाला कप्तान बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी चुन सकता है। और पहले खेलकर बोर्ड पर बड़ा स्कोर लगाना ही तार्किक होगा। हर स्कोर है। बाप रे, 190 का बेसलाइन स्कोर। अगर हम इस स्कोरिंग रेट को दोनों टीमों के बीच के ऐतिहासिक आंकड़ों से जोड़ें तो तस्वीर केकेआर के लिए और भी डरावनी हो जाती है। हाँ, डेटा उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमारे पास जो हेड टू हेड डेटा है उसके मुताबिक साल 2022 से लेकर अब तक इन दोनों फ्रेंचाइजी के बीच 7 मुकाबले हुए हैं और इनमें से 5 मैच गुजरात टाइटंस ने जीते हैं, यानी उनका सक्सेस रेट 75% है। यह कहानी वाकई में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि मौजूदा फॉर्म में केकेआर पूरी तरह बिखरी हुई है। 75% का विनिंग रेट ये बताता है कि गुजरात ने सिर्फ रनों से नहीं, रणनीतिक रूप से भी कलकत्ता को पछाड़ा है। और ऊपर से चोटिल खिलाड़ियों की समस्या, हर्षित राणा और आकाशदीप जैसे प्रमुख तेज गेंदबाज बाहर हैं। और जो महंगे खिलाड़ी हैं उनका भी तो यही हाल है। हाँ, नीलामी में भारी भरकम रकम देकर खरीदे गए कैमरून ग्रीन अब तक पूरी तरह एक लायबिलिटी साबित हुए हैं। बैट और बॉल दोनों से वो फ्लॉप रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो समझ आएगा कि प्रमुख गेंदबाजों के चोटिल होने और विदेशी खिलाड़ियों के फ्लॉप होने का असल मतलब क्या होता है। सिर्फ कुछ ओवर्स या रनों का नुकसान नहीं, ये सिर्फ 4 ओवर का नुकसान नहीं है। ये मैदान पर एक लीडरशिप वैक्यूम पैदा करता है। जब विरोधी टीम साझेदारी बना रही होती है तो कप्तान हमेशा अपने गो टू गेंदबाज की तरफ देखता है। राइट, और रहाणे के पास वो विकल्प बची ही नहीं है। बिल्कुल, ग्रीन के फ्लॉप होने और हर्षित के बाहर होने से दबाव सीधे युवा और अनुभवीन खिलाड़ियों पर शिफ्ट हो जाता है। और इसके ठीक उलट अगर हम गुजरात के खेमे को देखें तो उनके पास प्रसिद्ध कृष्णा के रूप में एक ऐसा हथियार है जो अपने चरम पर है। वो 10 विकेट लेकर पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे हैं। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक अंतर पैदा करता है। एक टीम विकेट लेने वाले गेंदबाजों के लिए तरस रही है और दूसरी टीम का स्ट्राइक बॉलर हर मैच में विकेटों की झड़ी लगा रहा है।
पर यहाँ मैं केकेआर के फैंस की तरफ से एक दलील देना चाहूंगा। 2023 का वो मैच कोई कैसे भूल सकता है, जब रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के जड़कर जीत छीन ली थी। क्या वो चमत्कार इस मनोवैज्ञानिक दीवार को तोड़ने के लिए काफी नहीं है? देखिए, वो निश्चित रूप से आईपीएल इतिहास के सबसे महान पलों में से एक था, लेकिन हमें ये समझना होगा कि डेटा एनालिटिक्स और लंबी अवधि की सफलता चमत्कारों पर आधारित नहीं होती। वो बस एक व्यक्तिगत प्रतिभा थी। हाँ, और टी20 क्रिकेट सिर्फ बड़े आंकड़ों का खेल नहीं है। ये मैदान पर उन 11 खिलाड़ियों के बीच होने वाली व्यक्तिगत टक्करों पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल, माइक्रो बैटल्स। और हमारे पास जो मैचअप डेटा है वो कुछ बहुत ही चौंकाने वाले ट्रेंड्स दिखाता है। मैचअप्स तो इस फॉर्मेट की जान है। तो सबसे पहला मैचअप है जोस बटलर बनाम वरुण चक्रवर्ती। अब कागज पर देखें तो बटलर जैसा बल्लेबाज किसी भी स्पिनर को मैदान के बाहर भेजने की क्षमता रखता है। पर डेटा कुछ और ही कहता है। हाँ, डेटा बताता है कि वरुण का इस मैचअप पर पूरी तरह से कंट्रोल है। बटलर ने उनके खिलाफ अब तक सिर्फ 23 रन बनाए हैं और 4 बार अपना विकेट गंवाया है। मिस्ट्री स्पिनर के सामने उनका ये संघर्ष काफी अटपटा लगता है। अटपटा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट बायोमैकेनिकल कारण है। वो क्या? बटलर की ताकत उनका फ्रंट फुट क्लियर करके लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की तरफ खेलना है। इसके लिए उन्हें गेंद की पिच तक पहुंचने का समय चाहिए होता है। राइट। पर वरुण पारंपरिक स्पिनरों की तरह गेंद को हवा में लूप नहीं देते। वो गेंद को तेज गति से लगभग डार्ट करते हैं। उनका रिलीज पॉइंट और गेंद की ट्रैजेक्टरी इतनी फ्लैट होती है कि बटलर को फुटवर्क के लिए वो आधा सेकंड मिल ही नहीं पाता। और वरुण की गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी से अंदर भी तो आती है। बिल्कुल, जिससे बटलर बार बार चकमा खाते हैं। ये एक बहुत ही शानदार तकनीकी पहलू है। दूसरा मैचअप जो हमारी लिस्ट में है वो है शुभमन गिल बनाम सुनील नरेन। ओह, ये भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, नरेन एक ऐसा नाम है जो बड़े से बड़े बल्लेबाज को रोक देता है, लेकिन गिल के मामले में ये थ्योरी फेल हो जाती है। गिल का नरेन के खिलाफ 140 का स्ट्राइक रेट रहता है। इसका कारण गिल की गेंद को रीड करने की क्षमता है। वो हाथ से ही पढ़ लेते हैं ना गेंद को। हाँ, दुनिया के ज्यादातर बल्लेबाज नरेन को पिच से स्पिन होने के बाद पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। गिल नरेन को उनके हाथ से ही पढ़ लेते हैं। और वो क्रीज का इस्तेमाल भी बहुत गहराई से करते हैं। बिल्कुल, स्पिनर की लेंथ को बिगाड़ने के लिए वो या तो एकदम फ्रंट फुट पर आ जाते हैं या एकदम बैक फुट पर जाकर गैप्स में पंच करते हैं। अगर गिल नरेन के स्पेल को बिना नुकसान के निकाल देते हैं तो केकेआर का सबसे बड़ा हथियार तो बेअसर हो जाएगा। एकदम सही बात है। और मैचअप्स की बात हो और आंद्रे रसल का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। आंद्रे रसल बनाम राशिद खान, ये मुकाबला तो क्रिकेट के मैदान पे खेले जाने वाले किसी हाई रिस्क जुए की तरह है। इसे आप रशियन रूलेट कह सकते हैं। हाँ, रसल ने राशिद को काफी मारा है, लेकिन राशिद भी उन्हें 5 बार आउट कर चुके हैं। तो ऐसे में एक कप्तान के तौर पर गिल की असली परीक्षा होती है। क्या वो रसल के आते ही राशिद को गेंद थमा देंगे? मुझे तो यही लगता है। गिल जानते हैं कि रसल को सेट होने का समय देना आत्महत्या के समान है। इसलिए पूरी संभावना है कि रसल के आते ही वो अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड यानी राशिद खान को आक्रमण पर लगाएंगे। राशिद की गुगली हमेशा एक विकेट लेने का अवसर बनाती है। हाँ, रसल के स्लॉग स्विंग के खिलाफ ये बेस्ट ऑप्शन है। तो इन दिलचस्प माइक्रो बैटल्स और पिचों के मिजाज को समझने के बाद अब आते हैं इम्पैक्ट प्लेयर रूल पर। हाँ, आज के दौर में तो आधी रणनीतियां इसी रूल के इर्द गिर्द घूमती हैं। बिल्कुल, हमारे पास जो प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 है उसमें गुजरात टाइटंस की टीम काफी सेटल लग रही है। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जोस बटलर, ग्लेन फिलिप्स और वॉशिंगटन सुंदर टॉप और मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। और फिनिशिंग के लिए उनके पास शाहरुख खान और राहुल तेवतिया हैं, जो डेथ ओवर्स में मैच पलट सकते हैं। गेंदबाजी में राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और अशोक शर्मा हैं, और उनका इम्पैक्ट प्लेयर होगा प्रसिद्ध कृष्णा। मतलब वो डेथ ओवर्स में कृष्णा का इस्तेमाल करेंगे। राइट, लेकिन इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। केकेआर की जो संभावित 11 हैं उसमें टिम साइफर्ट, सुनील नरेन, रहाणे, रघुवंशी, कैमरून लीन, रिंकू सिंह, पॉवेल और वैभव अरोड़ा जैसे नाम हैं। लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उन्होंने उमरान मलिक को रखा है। और यही बात केकेआर की रणनीति पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। दोनों टीमों में कितना बड़ा विरोधाभास है। गुजरात एक अनुभवी गेंदबाज को ला रही है और केकेआर उमरान की कच्ची रफ्तार पर दांव लगा रही है। हमने पहले ही बात की थी कि काली मिट्टी की पिच सख्त होगी और उछाल होगा। उमरान की रफ्तार 150 के आसपास होती है। तो क्या ये उछाल बल्लेबाजों के लिए आफत नहीं बन सकता? बन सकता है, अगर वो अपनी लाइन सटीक रखें। लेकिन उमरान के साथ जो सबसे बड़ी समस्या रही है वो है उनका नियंत्रण। मतलब अगर दिशा थोड़ी भी भटकी तो इस सख्त और तेज आउटफील्ड वाली पिच पर गेंद बस बल्ले का किनारा लेकर भी बाउंड्री के बाहर जाएगी। तेज गति हमेशा एक दोधारी तलवार होती है। केकेआर यहाँ एक बहुत बड़ा जुआ खेल रही है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि वो हताश हैं। हताशा एक बहुत ही सटीक शब्द है यहाँ। जब कोई टीम लगातार हारती है तो वो सुरक्षित रणनीतियों को छोड़कर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करती है। उमरान को लाना उसी का हिस्सा है। तो अगर हम इस पूरे एनालिसिस को समराइज करें तो सारा डेटा गुजरात टाइटंस को भारी फेवरेट मान रहा है। प्रेडिक्टिव मॉडल्स के अनुसार उनके जीतने के चांस 60 से 75% के बीच हैं। और ये आंकड़ा पूरी तरह से तार्किक है। अहमदाबाद के इस मैदान पर गिल का रिकॉर्ड अविश्वसनीय है। वो इस पिच को किसी भी अन्य खिलाड़ी से बेहतर समझते हैं। और अगर गुजरात पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बना लेती है तो केकेआर के लिए वापसी करना लगभग असंभव हो जाएगा। एक तो 5 हार का दबाव और ऊपर से 200 का स्कोर, ये किसी भी टीम की कमर तोड़ने के लिए काफी है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? आज के इस पूरे विश्लेषण ने हमें एक बात बहुत साफ तौर पर बताई है, आधुनिक क्रिकेट अब सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, ये डेटा और मैचअप से चलता है। बिल्कुल, तार्किक और ऐतिहासिक आंकड़ों की अदालत में केकेआर के लिए ये एक हारी हुई लड़ाई नजर आती है। लेकिन क्रिकेट का खेल कभी भी सिर्फ कागजों पर नहीं खेला जाता।
आज हमने जिन भी प्रेडिक्टिव मॉडल्स पर चर्चा की वो सब लॉजिक पर आधारित है। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है कि जीटी मीलों आगे है। लेकिन क्या ये लॉजिक और ये 75% हार के आंकड़े किसी एक इंसान के उस शुद्ध जुनून को माप सकते हैं जो मैदान के बीचों बीच खड़ा होता है? सोचिए, जब 2023 में रिंकू सिंह ने वो 5 छक्के लगाए थे तो क्या किसी डेटा मॉडल ने उसकी भविष्यवाणी की थी? नहीं, वो तो एक विशुद्ध इंसानी करिश्मा था। बिल्कुल। जब मैदान के एक छोर पर ठंडा निर्मम डेटा खड़ा हो और दूसरे छोर पर इंसान का वो जादुई जज्बा जो हर तर्क को झुटलाने की ताकत रखता है, तो जीत आखिरकार किसकी होती है? क्या 19 साल का नकारात्मक इतिहास और चोटिल खिलाड़ियों की फौज आज फिर क्रिकेट के किसी नए चमत्कार के सामने घुटने टेकेगी? ये तो अब वो 22 गज की पिच ही बताएगी। बिल्कुल। इस सवाल का जवाब कोई एल्गोरिदम नहीं दे सकता। बस मैच शुरू होने का इंतजार है।